हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो दोस्तों, जो सीरीज हमारी चल रही है, आप लोग उस पर तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पूरे दिन में बताइए उस पर 500 व्यूज़ भी नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो डाला जाता है सुबह, आपको जो है 7 साढ़े 7 बजे आपको ये मिल जाता है जीएस का वीडियो, इंग्लिश का भी मिल रहा है। अब तो हिंदी के भी वोकैब सेक्शन चालू कर दिया है, पर पता नहीं भाई आप लोग कहाँ पे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जो लोग चैनल पे अपने चैनल पे क्या करते हैं कि ऐसे आते हैं, यहाँ पे उनका क्वेश्चन लिखा हुआ होता है और उसी के नीचे उसका आंसर भी एक्सप्लेनेशन होता है। और वो क्या करते हैं, वो आते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, इसको बताया और नीचे उसको वो पढ़ दिया। आप लोग उस पर जाते हो बताइए देखने के लिए, हैं वहाँ देख के आते हो। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बैठे बैठे देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो। भाई आप एक चीज़ बताओ कि आप लोगों को यही चाहिए कि मैं आऊँ, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ हो, उसी के नीचे उसका उत्तर लिख के एक्सप्लेनेशन लिखा हो, मैं यहाँ पे आपको पढ़ दूँ आके, उसका कुछ मज़ा मिल पाएगा? कोई मज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ जा रहे हैं, तो भाई क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, चलिए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का से संबंध रखता है। चलो भाई, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध देखेंगे कि कौन रखता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से देखें तो ये यजुर्वेद है। ये जो यजुर्वेद है, ये जितने भी हमारे जो कर्म कांड है इनका ये प्रधान, मतलब प्रधान है ये। ठीक है, जो यजु होता है इसका अर्थ ही होता है यज्ञ। क्या होता है? यजु का मतलब ही होता है अर्थ, सॉरी यज्ञ। ठीक, तो इसमें जितने भी जो याज्ञिक और नियम विधियों का जो काम होता है वो सब इसी में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद जो है वो आर्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का जो विशद वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। सामवेद में क्या है? साम का मतलब होता है गाना। तो आपको जितने भी ये संगीत जगत के जनक और जो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सामवेद में देखने को मिलेंगी। इसमें ब्राह्मण पुरोहित का उदात्तता भी कहा जाता है। अथर्ववेद का मतलब होता है जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये वशीकरण, उपचार संबंधी जो औषधियों से संबंधित सूक्तों और मंत्रों का संकलन है वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। 27 नंबर, खजुराहो का जो स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित? खजुराहो का जो स्मारक समूह है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंदेल, मुगल, मौर्य और शंकु। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये चंदेल से हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? उस समय पे जो औपनिवेशिक जो काल था उस समय पे भारत की जो व्यापार का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो इनमें से क्या थी? अच्छा देखो, अधिशेष, आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी और निर्यात, ठीक, निर्यात अधिशेष। तो जो देखो, जब उस समय पे अंग्रेजों का शासनकाल था, जो कौन सा औपनिवेश काल में भारत व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो अंग्रेज ही यहाँ पे व्यापार करने आए थे, अंग्रेजों ने व्यापार चालू किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे चीजें बढ़ने लगी थी। तो जो अंग्रेजों का जो शासनकाल था उसे औपनिवेश काल कहा जाता है। ये 1764 से लेकर 1947 तक रहा। ठीक है, लगभग 2 साल, पूरा 2 साल नहीं लेकिन लगभग 2 साल। तो औपनिवेश काल में व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रही है। ठीक, एक्सपोर्ट बहुत करता था क्योंकि इंडिया में था ही इतना सब कुछ कि यहाँ से लूट लूट के चीजों को भेजना। चलिए 29 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखो ये आपने भी पता है कि अध्यक्ष ये थे, संवैधानिक सलाहकार ये थे, B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। पूरा उन्होंने प्रारूप समिति उन्होंने ही तैयार किया था। ठीक, और T.T. कृष्णमाचारी, इसमें पूरे 6 सदस्य थे टोटल, इनको छोड़ के, अध्यक्ष को छोड़ के। तो जो B.N. राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। H.B.R. जो अयंगर जो थे वो संविधान सभा के सचिव थे। L.N. मुखर्जी उनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन उनको बनाया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये भारतीय संविधान के प्रमुख जो सुलेख यानी कि कैलीग्राफर थे, मतलब इसको जो अच्छी राइटिंग में लिखा वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका एक बार, तो इसलिए इसको दिमाग में अपने छाप लेना कि जो इसको अच्छी लेख में लिखने का काम किसका था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इतना बड़ा नाम है इनका। चलो भाई 30 नंबर देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए बना है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 18, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 24। देखो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 है। कौन सा है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 42 में क्या है? जो राज काम की जो मनोविचित दशाएं होती हैं उसको उपलब्ध कराएगा।
सबसे मेन जो है इसमें, आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें जो है मातृत्व अवकाश जो है वो मेन है इसमें, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 18 तो आपको पता ही है कि उपाधियों का अंत है, और अनुच्छेद 24 में जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है काम रोजगार पे रखने की पाबंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य परिषद के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल पूछा जा रहा है कितने साल का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो ये 6 साल का होता है। इनका जो है अनुच्छेद 169 में इसका गठन का प्रावधान किया गया है। ये एक स्थायी सदन है। विधान परिषद का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 साल होती है। इनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, और जो संविधान के अनुच्छेद 172(2) के तहत प्रति दूसरे वर्ष यानी कि जो 1/3 सदस्य है वो अवकाश ग्रहण करते हैं, जैसा कि राज्यसभा में होता है, सेम उसी तरीके से। चलिए 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बौना ग्रह की परिभाषा पूछी जा रही है। लिखा हुआ है नेपच्यून, टाइटन, एरिस और हाइड्रा। आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, इसमें जो एरिस है वो है, लेकिन इसी को जो बौना ग्रह है, 5 बौने ग्रह हैं वैसे तो, ठीक है। कौन सा? एम, जिसको प्लूटो कहते थे, सीरीज, हाउमेया, मेकमय और एरिस। ये एरिस जो है ये भी आपके बौने ग्रह में आता है, ठीक है। चलिए, एरिस की जो खोज थी वो 2005 में की गई थी, खैर खोज पूछी नहीं जाएगी, चलिए कोई नहीं। फिर 33 नंबर, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की राजधानी कौन सी थी? जो एड्रियाटिक था उसकी राजधानी क्या थी, ये पूछा जा रहा है। चलो भाई आगे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। क्या क्या लिखा हुआ है? वेनिस लिखा हुआ है, रोम लिखा हुआ है, फ्लैंडर्स लिखा हुआ है और लिस्बन लिखा हुआ है। तो जो एरिड थी इनकी राजधानी थी क्या, ये पूछा जा रहा है। तो जो यूरोप महाद्वीप था उसमें जो दक्षिण में स्थित एक देश है इटली, उसमें जो एक शहर है वेनिस, ठीक है, वो उसकी एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। और वेनिस एक ऐसा शहर है जहाँ सड़कें नहीं, क्योंकि वो क्या है, नदी के बीच में बना है, टापू पे बना हुआ है, उसमें चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वहाँ नावें चलती हैं, ठीक है। वहाँ एक जगह से दूसरे जाने के लिए क्या करते हैं लोग? नाव का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं नावों को क्या कहा जाता है? गोडोला कहा जाता है, ठीक। और वेनिस क्या था, एक समय पे बहुत बड़ा बंदरगाह था, व्यस्त बंदरगाह, इसे सिटी ऑफ कैनाल भी कहते थे। तो यहाँ पे ये कहाँ मिल जाएगा? वेनिस सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए भाई, क्या हो जाएगा 34 नंबर में? भारत में किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो आपको पता है भारत में हमारे यहाँ पे सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगर मुख्य तटरेखा की बात करेंगे, मुख्य भूमि तटरेखा, तो मुख्य भूमि तटरेखा की बात करेंगे तो 12,147 और ये दशमलव, ठीक, इतने किलोमीटर की है, ठीक। अरे ये क्या ही बन जाता है यार, ठीक, इतने किलोमीटर की है। अगर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो, कुल कितनी हो जाएगी? 7516.6, ठीक, ये कुल हो जाएगी। खारी मिट्टी को के भी नाम से जाना जाता है। जो खारी मिट्टी होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऊसर मिट्टी, भांगर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी। तो जो हमारी जो ये खारी मिट्टी होती है इसी को हम लोग ऊसर मिट्टी कहते हैं या क्षारीय मृदा भी कहते हैं। और ये ऊसर जहाँ पे भी होती है वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे आपके नहीं चलते हैं, ठीक है। ये कृषि करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत गंदी मिट्टी होती है। चलिए 36 नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? गरीबी रेखा, नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा, वो पहले व्यक्ति किस चीज की इन्होंने अवधारणा दी थी? गरीबी रेखा, निर्वाह स्तर, जीविका, वेतन और भोजन रेखा। तो इन्होंने गरीबी के ऊपर दी थी पॉवर्टी ऑफ लाइन, जिसको पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब जो थी लिखी थी इन्होंने, उसी में इन्होंने जो है गरीबी रेखा का मापन जो है इन्होंने बताया था। इसमें सबसे जो पहले जो है इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी इन्हीं के द्वारा। 1860 जो 1867 था उसी में राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के द्वारा सबसे पहले की गई थी। उस समय पे इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो 20 रुपए बताया था। तब भी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत थी यार, 20 रुपए तो बहुत हो गई। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? CD देशमुख, सचिंद्र रॉय, S मुखर्जी और इनमें से कोई नहीं। ये आपको पता होगा कि कौन बने थे, तो CD देशमुख बने थे, ठीक है। ये 11 अगस्त 1943 से लेके 30 जून 1949
तक रहे थे। 19 ये जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने देखा है एक लड़का तो कोई है वो बता देता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। बाकी मुझे समझ में नहीं आता क्वेश्चन को कैसे देखते हैं कि भाई आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती है। यार कम से कम सुना तो करो, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका रिप्लाई किया करो। ये क्वेश्चन याद करने की एक ट्रिक होती है, इसके माध्यम से आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलो फिर क्या लिखा, मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? ये मैंने अपनी जो योजना वाला जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, ये उसमें देखना के जाके आपको पता चल जाएगा। ये टीकाकरण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टीकाकरण से। ये 25 दिसंबर 2014, ये भी लिख लीजिएगा, 25 दिसंबर 2014 ये इसको स्टार्ट किया गया था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी और ये टीकाकरण, बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। 39 नंबर, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, एरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और स्पीडोमीटर। तो देखो बहुत से बच्चे यहाँ पे चले जाएंगे, किस पे? इस नंबर पे। भाई तो इस पे नहीं जाना, ये तो गलत हो जाएगा। स्पीडोमीटर आपको जो है क्या बताता है? वो आपकी गाड़ी की स्पीड बताता है। सीस्मोग्राफ वो आपको जो क्या करता है, हाँ भूकंप की वो बता देता है, भूकंप का क्या क्या सीन है। ठीक, बाकी यहाँ पे आपका जो है एनीमोमीटर, गति अगर बतानी है हवा की गति, तो वो आपको एनीमोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, इससे आपको हवा की गति मिल जाएगी। थर्मोमीटर ताप मापने के लिए होता है। पायरोमीटर ये दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए होता है। और फैदोमीटर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है? जब परम शून्य तापमान होता है तो परम शून्य जैसा ये पता चल रहा है, तो गैसों की जो आवधिक जो गति होती है, आणविक गति, वो घटने लग जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है कि वो गति जो है वो घटने लग जाती है जब परम शून्य तापमान पर पहुंच जाता है। चलो, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो एंटी पार्टिकल होता है ठीक है, एंटी पार्टिकल जो होते हैं उनका नाम बता सकते हैं अगर आपको दूसरे तरीके से पता है तो। जैसे भी, खैर ये पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? इसी को पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की जो विपरीत इसका गुण होता है वो धनात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश युक्त होता है। और इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी 1932 में। ठीक है, चलो 42 नंबर की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एंथ्रेसाइड, काजल, ग्रेफाइट और लकड़ी का कोयला। अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन की अगर सही बात करेंगे, किसकी? कार्बन की, तो जो एंथ्रेसाइड एक तरीके के कोयले का प्रकार होता है। ठीक है, और ये कोयले में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर कार्बन का शुद्ध रूप कोई माना जाता है तो वो कोयला। लकड़ी का कोयला तो हम लोग इसको बना भी लेते हैं। ठीक है, जो जमीन से अंदर से कोयला निकलता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइड में लगभग 91 से 98% तक, 91 से 98% तक जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। 43 नंबर, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? जो मैग्नीशियम है वो किसका संगठक धातु है? क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो ये किसके हैं? ये क्लोरोफिल के हैं। ठीक है, किसके मिल जाएंगे? ये क्लोरोफिल के आपको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, देखो हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन जो है वो काम क्या करती है? ऑक्सीजन जो ब्लड होता है हमारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, अगर जहां जहां पे भी आपके ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप उस समय पे शरीर में थोड़ी सी दिक्कतें आपको महसूस होने लगेंगी। रही बात, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है ये एक तरीके का प्रदूषक है। अगर आपके ये शरीर में पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देगा। इसीलिए जब ये गैस आपके सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास आ जाएगी तो आप वहाँ पे सांस नहीं ले पाएंगे। और क्या होगा? सांस नहीं ले पाएंगे तो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो दिल क्या है? पूरी तरीके से काम नहीं करेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? अच्छा, गति को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू एक्मोडेट और स्पीड डिफरेंशियल? तो दोस्तों उसको कैश कहते हैं। क्या कहता है? कैश मेमोरी होती है। ठीक है, हम लोगों का जब भी कभी कंप्यूटर स्लो हो जाता है, मोबाइल सब स्लो हो जाता है, तो आप कैश मेमोरी को क्लियर कर दिया करें, आपका स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बूस्ट हो जाएगी। चलिए भाई आगे 46 नंबर देखते हैं।
देखो ये तो करंट का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, CDRI यानी कि आपदा रोधी अवरचना के लिए गठबंधन, CDRI इसको किया था। खैर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत में जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सतत प्रबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्मनी था। करंट का क्वेश्चन है, आपको मैं करंट के क्वेश्चन अभी जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूं। चलो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया? तो कौन, किसने किया था? रूस ने किया था। खैर, ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया? तो ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, राजेश वर्मा को किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखक, ये कि कभी भी करंट का हो चाहे ना भी हो, लेकिन ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये बेंजामिन जो नेतन्याहू थे उन्होंने किया था। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री रहे होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये इजराइल के हैं। कहाँ के? इजराइल। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास है वो आज यहीं तक रहेगी। आपके देखिए पूरे आज 25 क्वेश्चन आपको पूरे देखने को मिले हैं। तो जो आज की क्लास है वो हमारी यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।